गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम सेकेंड ईयर का ईबीएसटी पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं श्रम पारिश्रमिक विधियाँ, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर। अब देखो ये क्या है, श्रम को पारिश्रमिक देने की विधियाँ। श्रम मतलब हमारे मजदूर, हमारे श्रमिकों को पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का मतलब क्या हुआ, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, ठीक है ना। तो ये सब हो गया पारिश्रमिक। तो अपने मजदूरों को पारिश्रमिक देने की विधियाँ, ये जो भी है मेथड्स, वो हमारा चैप्टर है। तो इन मेथड्स से हमें क्या मतलब है, क्यों हम देख रहे हैं इन विधियों को इसलिए देख रहे हैं कि हम श्रमिकों को पारिश्रमिक देने की एक ऐसी विधि का चयन कर सकें जिससे क्या हो, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। वो क्या हो, उनको वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सके और उससे उनकी क्या होगी, वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, वर्क एफिशिएंसी में वृद्धि होगी। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं श्रमिकों को उनकी सेवा के बदले में जो भी पारिश्रमिक दिया जाएगा, जो भी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, इन नामों से उसको किस तरीके से दिया जाए जिससे क्या हो, जो भी हमारे वर्कर्स है वो मोटिवेट हो कि उनकी हो और उससे उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़े। अगर उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, संस्था को भी फायदा होगा। क्या होगा, उन्हें अधिक दर से मजदूरी देने पर भी प्रति इकाई लागत कम होगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लो हमने बोला कि 8 घंटे में आपको 8 यूनिट्स बनानी है। वर्कर को क्या बोला, 8 आवर्स में आपको 8 यूनिट्स बनानी है। ये है आपका स्टैंडर्ड टाइम और इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 8 आवर्स में 8 यूनिट्स बनाना। लेकिन हमने जो थे श्रमिक उनको ये भी बोला, अगर आपने इस 8 घंटे में 8 यूनिट से ज़्यादा बना दी तो हम ज़्यादा यूनिट्स बनाने के बदले में भी आपको कुछ इंसेंटिव्स, कुछ रेम्यूनरेशन देंगे, कुछ आपको बोनस देंगे, कोई फ़ायदा देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, वो सब मोटिवेट होंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, ठीक है ना। 8 आवर्स में 8 यूनिट्स बन रही है। लेकिन अगर मान लो किसी की जो है वर्क एफिशिएंसी अच्छी है, किसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है, तो वो ज़्यादा यूनिट्स बना सकता था। लेकिन हमने क्या निर्धारित कर दिया था, 8 घंटे में 8 यूनिट बनानी है, उसकी आपके ले जाना मजदूरी 80 रुपये। लेकिन हमने बोला कि अगर कोई ज़्यादा काम कर देगा, अगर कोई मजदूर ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करता है तो क्या होगा, उसको हम ज़्यादा बोनस, मजदूरी, ये सब देंगे। तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो कम समय में भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा और उससे क्या होगा, हमारा सामग्री क्षय भी कम होगा और टाइम कम लगने से हमारे ऊपरी व्यय भी कम होंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम ज़्यादा मजदूरी देंगे उनको तो भी क्या होगा, हमारी प्रति इकाई लागत कम आएगी। क्यों? क्योंकि ऊपरी व्यय, टाइम कम होने से ओवरहेड, टाइम कम होने से ओवरहेड, ऊपरी व्यय, ओवरहेड और मटेरियल वेस्टेज, ये सब हमारा कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जो भी वेस्टेज है वो कम होंगे और प्रति इकाई लागत, पर यूनिट कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट की पड़ रही है वो भी हमारी कम आएगी। पारिश्रमिक व प्रेरणात्मक मजदूरी। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे यहाँ पे, पारिश्रमिक, सामान्य मजदूरी व प्रेरणात्मक मजदूरी, 2 टर्म्स है यहाँ पे। तो पारिश्रमिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है सामान्य मजदूरी, ठीक है। तो पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड फॉर लेबर एंड सर्विस। जो भी मजदूर सेवा या मेहनत कर रहे हैं संस्था के लिए, उसके बदले में उनको जो भी हम देते हैं, वेतन, बोनस, जो मजदूरी, पारितोषिक, सुविधाएं जो भी हम दे रहे हैं, किसी भी नाम से दे रहे हो, चाहे उनकी सेवा या मेहनत के बदले में, उसको बोलते हैं सामान्य मजदूरी या पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन। सेकंड टर्म इसमें क्या है, प्रेरणात्मक मजदूरी। सामान्य मजदूरी, प्रेरणात्मक मजदूरी दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ये तो रेम्यूनरेशन हो गया और ये इंसेंटिव है। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, देखो इंसेंटिव्स है अतिरिक्त मौद्रिक भुगतान या अतिरिक्त सुविधाएं देकर श्रमिक के कार्यकलापों व कार्य कुशलता में वृद्धि करना। अतिरिक्त मौद्रिक भुगतान कैसे, कि जो भी हम पारिश्रमिक दे रहे थे सेवा के लिए, कोई एक वर्कर है, उसकी सेवा मेहनत के बदले में हम उसको दे रहे हैं पारिश्रमिक, लेकिन हम उसको उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए क्या इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। हम बोलते हैं कि अगर आपने अच्छा काम किया, अपनी परफॉर्मेंस से भी अच्छा, जितना हमने स्टैंडर्ड टाइम या प्रोडक्शन टाइम, प्रमापित समय ये फिक्स किया है, उससे अच्छा, उस सेट स्टैंडर्ड से अगर आपने अच्छा काम कर दिया तो हम आपको क्या देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। तो ये क्या होता है, इसके अतिरिक्त दिया जाता है, इससे एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो क्या होगा, अतिरिक्त मौद्रिक भुगतान या अतिरिक्त सुविधाएं देकर श्रमिक के कार्यकलापों व कार्य कुशलता में वृद्धि करना। स्टिमुलेशन ऑफ एफर्ट्स इन इफेक्टिवनेस बाय ऑफरिंग मॉनिटरिंग
बाय ऑफरिंग मॉनेटरी इंड्यूसमेंट और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, मतलब इससे एक्स्ट्रा दिया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के लिए, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो उनको बोलते हैं इंसेंटिव्स। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, श्रमिकों को मोटिवेट करके उनसे उनकी प्रोडक्शन और वर्क एफिशिएंसी, इसकी कैपेसिटी सब बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों टर्म्स में आपको फर्क समझ में आ गया। पारिश्रमिक व प्रेरणात्मक मजदूरी, ये जो है ये तो मिलता है सेवा के बदले में, और ये इससे एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा मिलेगा प्रेरणात्मक मजदूरी, इंसेंटिव्स। अब हम देखते हैं सामान्य मजदूरी विधियां, नॉर्मल रेम्युनरेशन मेथड्स। अब देखो हमने दो चीज़ पढ़ी थी अभी, दो बात देखी थी अभी, टू टर्म्स, पारिश्रमिक होता है उसको सामान्य मजदूरी भी बोलते हैं, और सेकंड टर्म थी हमारी प्रेरणात्मक मजदूरी, तो इसको इंसेंटिव बोल रहे थे। तो अब देखो इसमें देखते हैं सामान्य मजदूरी विधियां कैसे होगी। सामान्य मजदूरी विधियों में दो भागों में बांटा है इसको, समय दर विधि, कार्य दर विधि। समय दर विधि टाइम रेट मेथड, कार्य दर विधि पीस रेट मेथड। टाइम रेट मेथड मतलब ऐसी इस तरह से पारिश्रमिक दिया जाए जो किस पे डिपेंड हो, काम करने वाले घंटों पे डिपेंड हो। ठीक है, पारिश्रमिक देखो, मजदूरी कैसे देंगे, पारिश्रमिक कैसे देंगे, प्रयुक्त समय मल्टीप्लाई करेंगे समय दर से, टाइम मल्टीप्लाई रेट, कि किसी मजदूर ने हमारे किया 8 घंटे काम किया संस्था में, हम 1 घंटे का उसको देते हैं 10 रुपये, तो 8 घंटे का कितना देंगे, 80 रुपये, 80 रुपीज़ हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाई 10 और ये हो जाएगा 80 रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद में है कार्य दर विधि, पीस रेट मेथड। ये वाला किस पे है, इस विधि में समय के आधार पर मजदूरी ना दी जाके पीस रेट मतलब उत्पादन के आधार पे दी जाएगी, प्रोडक्शन के आधार पे दी जाएगी कि उसने कितनी यूनिट्स बनाई है। देखो उत्पादन मल्टीप्लाई किससे करना है, दर प्रति इकाई। उत्पादन किस में करना है, इकाइयों में काउंट करना है, तो प्रोडक्शन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट। तो अगर आपकी संस्था में एक कोई वर्कर है, उसने क्या किया, एक दिन में 10 यूनिट बना दी, और हम उसे 1 यूनिट का कितना दे रहे हैं, 10 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं, तो 10 तो हो गई यूनिट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज़ से, तो उसका कितना हुआ, अपना जो भी पेमेंट है वो हुआ उसका 100 रुपीज़। तो ये होता है उत्पादन के आधार पे पेमेंट, ये होता है समय के आधार पे पेमेंट। तो ये दो मेथड्स हैं, अपने दो विधियां हैं, सामान्य दर मजदूरी मतलब पारिश्रमिक देने की दो विधियां हैं। अब अगला है प्रेरणात्मक मजदूरी विधियां, इंसेंटिव वेजेस मेथड्स। इंसेंटिव वेजेस मेथड्स में क्या है, अंतरयुक्त कार्यदर योजना, अंतरयुक्त समय दर योजना। अंतरयुक्त कार्यदर योजना में क्या कहेगा, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में टेलर की अंतरयुक्त कार्यदर योजना, मैरिक, इसमें 3 मेथड है। अंतरयुक्त कार्यदर योजना, टेलर की अंतरयुक्त कार्यदर योजना, मैरिक अंतरयुक्त कार्यदर योजना, गैंट कार्य एवं अधिलाभांश योजना। तो इसमें ये जो आ रहा है अंतरयुक्त कार्यदर मतलब डिफरेंशियल पीस रेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो डिफरेंशियल में क्या होगा कि हर श्रमिक को, प्रत्येक श्रमिक या मजदूर को अलग अलग मजदूरी का पेमेंट किया जाएगा उनकी कार्य क्षमता के आधार पर, और अलग अलग रेट से पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, मजदूरों को अलग अलग मजदूरों को अलग अलग रेट से अलग अलग कार्य क्षमता के आधार पर पेमेंट किया जाता है। तो ये होगा ये डिफरेंशियल, इसलिए इसको बोला डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। दूसरा है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, इसमें सिर्फ एक है इमर्सन की कार्य क्षमता योजना। तो हम पहले इसको पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर की अंतरिक्त कार्यदर योजना, टेलर्स डीपीआर सिस्टम, इसको पढ़ते हैं आज हम। टेलर की अंतरिक्त कार्यदर योजना, टेलर्स डीपीआर सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये हो गया टेलर्स डीपीआर सिस्टम। अब देखो इसमें क्या है, विचारधारा एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दी गई। एफ.डब्ल्यू. टेलर है, उनके द्वारा ये विचारधारा दी गई थी। इसमें अब इस विचारधारा में क्या हुआ, इसमें समय व गति के अध्ययन के आधार पर कार्य के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देते हैं। हम क्या देखते हैं कि समय, किसी कार्य में कितना समय लग सकता है और किस स्पीड से वर्क हो रहा है, इसके आधार पर हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। कि जैसे हम एक बैग बना रहे हैं, एक बैग बनाने में कितना 4 आवर्स लगना चाहिए। ठीक है, 4 आवर्स लगता है, ये हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया।
इसके बाद में क्या हुआ, हमने देखा कि जो इस 4 आवर्स में एक बैग बना देता है या एक से ज़्यादा बैग बना देता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हाई रेट्स पे वेजेस का पेमेंट करते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने इन 4 आवर्स में एक बैग नहीं बनाया, ठीक है, मतलब एक से कम बैग बनाया, तो क्या होगा, उस केस में हम उसको लो रेट्स पे वेजेस का पेमेंट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स में यही बात कही हुई है। इसमें क्या हुआ, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया मजदूरों के लिए कि आपको इतने देर में इतना इतना काम करना है। जो श्रमिक प्रमापित समय मतलब स्टैंडर्ड टाइम में तय उत्पादन के बराबर या ज़्यादा काम कर देते हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उन्हें ऊंची दरों पर भुगतान किया जाता है। और प्रमाप से कम, और अगर कोई जितना स्टैंडर्ड फिक्स किया था उससे कम काम कर रहा है, मतलब लो परफॉर्मेंस है उसकी, तो उसको लो रेट्स पर ही वेजेस पे की जाएगी। अब आगे है, श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। अब इस मेथड में क्या है, जो भी श्रमिक है उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैसे, क्योंकि उनको पता होता है अगर अच्छी परफॉर्मेंस रही तो हाई रेट्स पे वेजेस मिलेगी, अगर कम परफॉर्मेंस रही, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, तो लो रेट पे वेजेस मिलेगी। तो वो क्या करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना इधर उधर, टाइम वेस्ट ना करके अपना पूरा टाइम कहाँ, पूरा ध्यान कहाँ, प्रोडक्शन पे लगाएंगे। और इससे क्या होगा, श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। तो इस मेथड में इस तरीके से क्या होगा, ये जो हम वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। लेकिन इस योजना का कोई दोष भी है। दोष क्या है, देखो, इस योजना का दोष यह है कि यह श्रमिकों में कुशल, यह इसमें दोष क्या है, इस श्रमिकों में कुशल व अकुशल की भावना जागृत करता है। इसमें क्या होता है कि एक हीन भावना आ जाती है, जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, पूरा टाइम दे रहा है बट वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसके मन में क्या आ जाएगा कि मैं पूरा टाइम भी दे रहा हूँ फिर भी वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अकुशल हूँ। तो कुशल और अकुशल की भावना आ जाएगी, उनके बीच में ऐसी भावनाएं आ जाएगी। तथा इस विधि में न्यूनतम वेतन की गारंटी भी नहीं दी जाती। इसमें क्या है, अगर मान लो कोई बहुत कम काम कर रहा है, अभी हो सकता है वो स्टार्टिंग ही की हो उसने जॉब, अभी वो आया ही हो इस फैक्ट्री में, तो वो इतना काम नहीं कर पा रहा, तो इसमें क्या न्यूनतम वेजेस की, जो न्यूनतम वेतन है ना, उसकी गारंटी नहीं दी गई। इसमें ये बोला है काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो न्यूनतम की कोई गारंटी नहीं दी गई है। और है टेलर्स डीपीआर सिस्टम में निम्नलिखित दरों से भुगतान किया जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट में क्या बात कर रहे थे कि ऊंची दरों पे भुगतान होता है, नीची दरों पे भुगतान होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या, इसकी अब दरें देख रहे हैं कि दरें कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी रेट्स कैसे कैलकुलेट होगी वेजेस पेमेंट करने की। टेलर्स डीपीआर सिस्टम में निम्नलिखित दरों से भुगतान होता है। सामान्य से कम क्षमता पर कार्य करने पर, अगर किसी भी मजदूर ने सामान्य क्षमता क्या थी, 4 घंटे में एक बैग बन जाएगा, ठीक है, तो मतलब था एक बैग बनाना, सामान्य क्षमता क्या थी, एक बैग बनाना। तो सामान्य दर से अगर सामान्य क्षमता से कम काम किया तो उसको क्या होगा, सामान्य दर प्रति इकाई का 80%, जो भी वेजेस थी, रेट चल रही थी, उसका ओनली 80% ही मिलेगा उसको। जैसे 10 रुपये मिलते थे बनाने के, तो 80% से पेमेंट होगा। सामान्य क्षमता या अधिक दर पर कार्य करने पर, उसने अच्छा काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो क्या होगा, सामान्य दर प्रति इकाई 120%। मतलब क्या होगा, जो भी नॉर्मल रेट है ना, जो भी वेजेस की नॉर्मल रेट है, उसका 120% उसको मिलेगा। अगर मान लो 10 रुपये है एक बैग बनाने की, जो भी है अपनी वेजेस, तो क्या होगा, 10 रुपये का 120% कितना हुआ, 12 रुपये। तो 12 रुपये की दर से उसको क्या होगा, अच्छा काम करने पर उस दर से उसको पेमेंट होगा। और अगर अच्छा काम नहीं करता तो 10 की जगह सिर्फ 10 का 80%, 8 रुपये की दर से ही उसको पेमेंट होगा काम का। ये हो गया हमारा टेलर्स डीपीआर सिस्टम। इसको हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। पहले तीनों मेथड्स देख लेते हैं। ये जो तीनों मेथड है, डिफरेंशियल पी स्टेट मेथड, तीनों मेथड प्लस ये भी, इस सब का क्या है, थियोरी क्वेश्चन आता है, थियोरी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में यूनिट सेकंड से। कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर यूनिट सेकंड से इसका थियोरी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और कई बार क्या है, छोटा मोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो फर्स्ट हमारा टेलर की अंतरिक्त कार्यदर योजना, मतलब टेलर्स डीपीआर सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड हम पढ़ते हैं मैरिक डीपीआर सिस्टम। क्वेश्चन इन तीनों के साथ ही करेंगे, एक ही क्वेश्चन लेंगे, उसमें तीनों में एक साथ देख लेंगे इसको। अगला है हमारा मैरिक अंतरिक्त कार्यदर योजना, मैरिक डीपीआर प्लान। इस योजना में श्रमिक का प्रमाप उत्पादन, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन,
स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या है इसमें, इस योजना में श्रमिक का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या करते हैं अपन, एक संस्था क्या करती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निर्धारित कर देती है, तय कर देती है कि हाँ इतना प्रोडक्शन आपका होना है। श्रमिक को बोलते हैं कि इतना प्रोडक्शन आपको करना ही है इतने टाइम में। वास्तविक उत्पादन व प्रमाप उत्पादन का अनुपात फिर प्रतिशत ज्ञात करते हैं। पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, फिर क्या करोगे, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, एक्चुअल से स्टैंडर्ड का एक रेशो कैलकुलेट कर लो, और जो रेशो आएगा, रेशो या उसको आप परसेंट में करते हैं कन्वर्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, इसे कार्यक्षमता प्रतिशत कहते हैं, वर्क एफिशिएंसी रेट कहते हैं। अब इसका भी एक दोष है, क्या है इसमें, इसकी क्या लिमिट्स है इस वाले योजना की, इस योजना में भी न्यूनतम पारिश्रमिक की गारंटी नहीं दी जाती, मतलब न्यूनतम पारिश्रमिक की गारंटी नहीं दी जाती इसमें। एक फिक्स समय अनुसार कुछ फिक्स नहीं किया, और जैसे मान लो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आया अपने क्या बोलते हैं ये वर्कर, उसको एक बैग बनाने को बोला था 4 घंटे में, लेकिन उससे एक भी बैग नहीं बना, तो इसका मतलब क्या कोई पेमेंट ही नहीं होगा क्या उसको, ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले में तो क्या बोला, पेमेंट नहीं होगा। टेलर में मैरिक दोनों ने क्या बोला, अगर वो कुछ काम नहीं करते तो कुछ पेमेंट मत करो। लेकिन हम आगे एक को देखेंगे इसमें, थर्ड गैंट बोनस योजना, कार्यदल योजना, उसके अंदर क्या करते हैं, गैंट में था कि न्यूनतम पारिश्रमिक उसमें दिया जाएगा, अगर वो समय अनुसार भी दिया जाना है। जैसे अगर वो काम कर रहा है लेकिन क्या हुआ, उससे पूरा वर्क हुआ नहीं, जितना हमने डिसाइड किया था, जितना हमने तय किया था कितना वर्क आपको करके जाना, उससे हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे, उसको समय के आधार पे कुछ तो पेमेंट करेंगे, तो मतलब न्यूनतम मजदूरी उसको दी जाएगी थर्ड मेथड में। जबकि फर्स्ट एंड सेकेंड मैरिक और टेलर क्या करते हैं, कोई पेमेंट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया स्टैंडर्ड टाइम में, तो ही आपको पेमेंट किया जाएगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं किया जाएगा। इन दोनों जो लेखक थे टेलर मैरिक, उन्होंने ये बोला। मैरिक डीपीआर सिस्टम में रेट्स दी हुई है मजदूरी ज्ञात करने की, क्या है, कार्यक्षमता 83.33% तक हो। अगर कार्यक्षमता अनुपात निकाला जाएगा, कैसे था, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे, वास्तविक अनुपात व प्रमाप उत्पादन का अनुपात, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, इसका रेशियो परसेंटेज जो भी है परसेंटेज कैलकुलेट करना। अगर वो परसेंटेज 83.33% तक ही आ रही है तो क्या करोगे आप, जो भी सामान्य दर थी पेमेंट करने की, जैसे 10 रुपये था, 10 रुपये से आप पेमेंट करते हो तो 10 रुपये का ही 83.33% हो जाएगा। लेकिन अगर 83% से ज़्यादा हो, मतलब 83.34% से लेकर 100% तक हो, अगर ये रेशो, ये परसेंट, जो भी परसेंटेज हम निकालेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा, सामान्य दर का 110% मिलेगा। जैसे 10 रुपीज़ रेट है हमारी मजदूरी की, तो वो क्या 110% मतलब 11 रुपये, 11 रुपीज़ से उसको पेमेंट मिलेगा। और अगर कार्यक्षमता 100% से भी ज़्यादा हो, जैसे क्या हुआ, हमने डिसाइड किया था यहाँ पे जो भी है वास्तविक और प्रमाप डिसाइड किया था स्टैंडर्ड, तो इसमें क्या होगा, अगर ये 100% से ज़्यादा हो गया, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर ये 100% से ज़्यादा आ रहा हो तो क्या होगा, सामान्य दर का 120% से पेमेंट होगा। इसका मतलब 10 रुपये का 120% कितना हुआ, 12 रुपये। तो 12 रुपये के आधार पर उसको मजदूरी पेमेंट होगी। अब थर्ड है हमारा गैंट कार्य व अधिलाभांश योजना। गैंट कार्य व अधिलाभांश योजना, इसमें क्या है, इस योजना में श्रमिक की क्षमता प्रमाप उत्पादन से कम कार्य करने की है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किया वो बहुत मेहनत करके भी वहाँ तक काम नहीं कर पा रहा है, वो कम ही काम कर पा रहा है, तो भी क्या होगा, उसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे घर पे, उसको न्यूनतम मजदूरी डिसाइड की हुई है इसमें कि अगर नहीं कर पा रहा वर्क तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे, उसको समय अनुसार मजदूरी दे देंगे। अतः यह न्यूनतम मजदूरी की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मजदूर को खाली हाथ नहीं भेजेगा, उसको न्यूनतम मजदूरी तो देगा ही इस वाले मेथड में। इस योजना में मजदूरी की दरें निम्नलिखित प्रकार से होगी। देखो क्या है, अगर प्रमाप से कम उत्पादन, अगर मान लो वो बहुत मेहनत करके उत्पादन नहीं कर पा रहा है, कोई नया है अपने फैक्ट्री में वो काम नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, काम नहीं कर पाया पूरा जितना हमने फिक्स किया था, तो वेतन नहीं देंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। 2 मेथड में मैरिक और टेलर में यही था कि वेतन नहीं देना था उनको, लेकिन ये चीज़ गलत थी, हमें क्या होता है समय अनुसार मजदूरी देनी होगी। तो गैंट कार्य में
गैंट जो थे हमारे ऑथर, उन्होंने इसमें क्या किया, समयानुसार मजदूरी दी, मतलब एक मजदूरी की गारंटी दी। तो चाहे वो जो स्टैंडर्ड फिक्स था उस स्टैंडर्ड के से कम काम करे तो भी क्या देंगे, उसको मजदूरी तो देंगे। तो न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करता है इस योजना में। अगर प्रमाप के बराबर उत्पादन कर दिया, हमने बोला 4 आवर्स में एक बैग बनाना है, ठीक है, बन गया, तो क्या होगा, सामान्य समय अनुसार मजदूरी, ये वाली मजदूरी तो मिलेगी, ठीक है, जैसे जो भी मिल रहा था ये तो मिलेगी, और क्या मिलेगा, 20% बोनस भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100% तो ये पूरा मिल गया मजदूरी, और 20% और मिल गया, 100 + 20 120 हो गया। तो मजदूरी जो होगी हमारी, वेजेस होगी, उसका 120%, जैसे 10 रुपये था तो उसका 120% 12 रुपये हो गया। तो 12 रुपये के आधार पे उसको क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। अब है प्रमाप से अधिक उत्पादन, और अगर उसने जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया तो उसे ज़्यादा कम कर दिया, तो कुल उत्पादन पर प्रति इकाई मजदूरी का 120%, तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना, तो उसको क्या करोगे आप, प्रति इकाई मजदूरी का 120%। तो 10 रुपये अगर प्रति इकाई मजदूरी क्या है, प्रति इकाई, एक इकाई बनाने पर आप 10 रुपये देते हो, 1 यूनिट बनाने पर आप 10 रुपीज़ देते हो, तो 10 रुपीज़ का 120 क्या, तो कितना हुआ, 12 रुपये आ गया। और यहाँ पे उसने, वर्कर ने कितनी यूनिट बना दी, कितने बैग बना दिए, 5 बैग बना दिए उस 4 घंटे के अंदर। तो 5 तो बैग हो गया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, प्रति इकाई मजदूरी कितनी होगी, 12, तो 12 और 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 रुपये, तो उसका क्या हुआ, 4 घंटे में 5 बैग के प्रोडक्शन पे उसको 60 रुपये मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा गैंट कार्य व अधिलाभांश योजना। इसके भी हमने तीनों ही देख लिए हैं कि किस दर से वेजेस दिया जाएगा। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर है ये 6.3। इसमें देखो क्वेश्चन रीड करो। सामान्य समय दर 2 रुपये प्रति घंटा, क्या हुआ, नॉर्मल टाइम रेट 2 रुपये पर आवर, 2 रुपीज़ पर आवर लग रहा है, ठीक है, तो मतलब सामान्य दर से मजदूरी हो गई समय के आधार पे। हाई टास्क, प्रमाप इकाइयाँ प्रति सप्ताह, इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स पर वीक हमको कितनी बनानी है, 36, ठीक है, 45 आवर्स है एक वीक में। तो इस दौरान श्रमिकों का वास्तविक उत्पादन कितना किया, इसका मतलब क्या हुआ, 45 आवर्स क्या है, वर्किंग आवर्स है, कार्यशील घंटे हैं 45, जिसमें कि हम श्रमिकों को काम करवाते हैं। इन 45 घंटों में प्रोडक्शन एक्चुअल में, ये तो हमारा स्टैंडर्ड था 36, तो देखो प्रमाप लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड पर वीक, ये तो स्टैंडर्ड है, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, ये दिया हुआ है यहाँ पे, वर्कर ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, यहाँ पे 5 वर्कर है हमारे पास, इन 5 ने एक्चुअल में इतना काम किया। बनाने 36 थे, लेकिन इसने क्या 30 बनाया, इसे 35 बनाया, 36, इसने 40, इसने 42, इस तरह से इसने काम किया इन 5 ने। तो क्या होगा, इसमें पूछा है श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी ज्ञात करें यदि भुगतान कार्यानुसार होता हो। सबसे पहले पीस रेट सिस्टम से होता हो। कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ वर्कर अंडर, तीन मेथड में करना है। कैसे, पीस रेट सिस्टम से करना है हमको अर्निंग्स कैलकुलेट, सेकंड करना है टेलर सिस्टम से करना है, थर्ड है मैरिक सिस्टम में करना है। तो तीनों मेथड से हमको क्या करना है, क्या कैलकुलेट करनी है, इनकी अर्निंग्स जो भी है, ये 5 वर्कर है, इनकी अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो, ये हम देखते हैं इसका क्वेश्चन, या आप सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहले आप टेबल में 5 वर्कर्स लिख लेंगे, ABCDE, हो गए 5 वर्कर्स। अब इफिशियंसी परसेंटेज देखेंगे। आपने भी सेकंड जो मैरिक के बारे में पढ़ा था, उसमें नोट्स में था कि हम क्या करते हैं, इफिशियंसी रेट कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे था, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 30, ए का ए है, ए का एक्चुअल प्रोडक्शन देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, वर्कर एज फॉलोज, ये वास्तविक उत्पादन ये हुआ है, ठीक है। तो 30 क्या हो गया, इसका एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया, डिवाइडेड बाय 36, ये है हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो 30 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, तो आपका 83.33 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्चुअल, इफिशियंसी में लिख सकते हो एक्चुअल प्रोडक्शन, क्वेश्चन में गिवन है दोनों, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो इस तरह से आपका क्या होगा,
ये सारी परसेंटेज आ जाएगी। आप सब में कैसे करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 36 ये आ गया, 35 डिवाइडेड बाय 36 100 से मल्टीप्लाई कर देना 97.22 आ गया, 36 डिवाइडेड बाय 36 ये कितना आ गया 100 आ गया। इसी तरह से सबकी परसेंटेज निकाल देना इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। ये हमारा आ गया एफिशिएंसी रेट आ गई, ठीक है। अब यूनिट्स कितनी प्रोडक्शन हो रही है हमारी, यहाँ पे यूनिट्स हो रही है, इतनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये आ गई यूनिट्स, इतनी प्रोडक्शन हो गई। इतना तो हमने लिख दिया अपना, ये तो सब ने क्वेश्चन से, इतना क्वेश्चन से लिख दिया है इतना। अब ये आगे हमको 3 मेथड है, फर्स्ट है पी स्टेट सिस्टम से, सेकंड है टेलर सिस्टम से, थर्ड है मैरिक सिस्टम से। तीनों मेथड से हमको इन वर्कर्स को कितनी कितनी मजदूरी मिलेगी वो कैलकुलेट करनी है। तो देखो पी स्टेट सिस्टम से करेंगे। पी स्टेट सिस्टम मतलब उत्पादन के आधार पे कितना मजदूरी मिलेगी, उत्पादन के आधार पे। तो अब आप देखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 रुपये प्रति घंटा है। 2 रुपये प्रति घंटा क्या है, मजदूरी आ रही है सामान्य दर से मजदूरी, लेकिन 2 रुपये प्रति घंटा के आधार पे मजदूरी थी, लेकिन क्या हुआ, हमको क्या उत्पादन के आधार पे निकालना है, उत्पादन के आधार पे कैलकुलेट करना है कि मजदूरी क्या होगी। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में देखो 36 इकाइयाँ प्रति सप्ताह उत्पादन होने से प्रति इकाई मजदूरी कितनी होगी। देखो 36 इकाइयाँ प्रति सप्ताह क्या हो रही है, उत्पादन हो रही है, ठीक है। ये दे रखा है 36, ठीक। अब इस तरह से अगर उत्पादन होगा तो कितना आएगा अपना 90 डिवाइडेड बाय, और 90 कैसे आएगा पहले देखो, 45 घंटे के सप्ताह के प्रति सप्ताह मजदूरी, 45 घंटे का सप्ताह है, 45 घंटे का एक पूरा सप्ताह है के प्रति सप्ताह मजदूरी, 2 सप्ताह की बात हुई तो हो गया अपना 90 रुपये। सॉरी 2 सप्ताह नहीं है, ये है अपना 35 आवर्स है और 2 रुपये की दर है। देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, 45 आवर्स का एक वीक था, उसमें क्या हुआ, प्रति सप्ताह मजदूरी देनी है, तो 45 आवर्स पे मिलता है 2 रुपीज़, नॉर्मल रेट है अपनी, ये रही सामान्य दर है 2 रुपये, और ये है अपना 45 आवर्स अपना एक सप्ताह का है। तो एक सप्ताह पूरा काम करने पर 2 रुपये की रेट से अगर पैसा मिल रहा है तो कैसे मिलेगा, 45 × 2 ये 90 रुपये हो गया, ठीक है। अब 90 रुपये जो मिला, 90 रुपीज़ मिला, वो तो क्या समय के आधार पे दिया गया है, तो लेकिन इस रुपये में, इस 90 रुपीज़ में हम कितनी यूनिट्स बना लेंगे, 36 इकाइयाँ, ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। तो टोटल वेजेस जो भी आ रही है हमारी एज पर टाइम रेट जो भी है टाइम सिस्टम डिवाइडेड बाय 36 यूनिट्स जो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स थी, ये आ जाएगा 2 रुपीज़ 5 पैसा, 50 पैसा। ये आ गई हमारी प्रोडक्शन के आधार पर मजदूरी दर। 2 रुपये तो क्या थी, टाइम के आधार पर मजदूरी दर, ये आ गई प्रोडक्शन के आधार पर मजदूरी दर, जैसे हमने देखा था इस मेथड पे। देखो इस वाले मेथड पे क्या था, पी स्टेट मेथड जब करते हैं ना हम कैलकुलेट, तो उसमें आता है उत्पादन इकाइयों में और दर प्रति इकाई पे कितनी दर लगेगी। ये किस पे है, प्रोडक्शन पे, रेट पर टाइम नहीं है,